Hello everyone, welcome to Unacademy. So today we are going to have a discussion on the environment related important conventions and protocol. So basically this is our first session on such a conventions and protocol or important conventions or protocol related to environment. So in this session we are going to have a discussion of स्टॉकहोम कन्वेंशन जो अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज में था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे नागोया प्रोटोकॉल होगा या कार्टेजना प्रोटोकॉल है. देन आफ्टर दैट वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंस. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा. देन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है, जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है. देन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, अगेन जो हमने अभी न्यूज में देखा था उसके भी मोर डिटेल्स हम चेकआउट करेंगे. देन व्हाट इज डर्टी डजन एक्सेट्रा. सो बसेल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल अगर देखते हैं तो ये भी एक क्या था बसेल कन्वेंशन, या रॉटरडैम एंड बसेल में बेसिकली क्या फर्क है. दोनों भी हजार्डस मतलब यहाँ पे केमिकल या वेस्ट ऐसे कुछ दिख रहा है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट दैट. So we'll discuss about that, okay? And next we will discuss about the Minamata Convention and again about the Madrid Protocol. Got it? So आज ये हमारा फर्स्ट सेशन है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ऐसे ही हम सीरीज अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें डिफरेंट कन्वेंशन या एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो उसका एक सीरीज हम स्टार्ट करें जिसमें आज पहला सेशन होगा, राइट? So must attend it because it is going to be helpful for your UPSC prelims and mains preparation and other state service examinations also. So let's start with the first convention, and that is the Stockholm Convention. So basically ये जो न्यूज में था, तो Stockholm Convention to take a call, final call on 5 persistent organic pollutant. So recently 18th meeting of the POP review committee, जो Stockholm Convention is being held in the Rome, okay? तो इटली में कुछ ऐसा ही रिसेंटली एक मीटिंग हुआ है. एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम प्रपोजल टू लिस्ट सम, यहाँ पे हम देख सकते हैं पोल्यूटेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लोरो पायरिफोस नाम से एज अ पीओपी वाज रजिस्टर्ड बाय इंडिया. ओके, सो दैट इज क्लोरो पायरिफोस नाम से, राइट? तो ये थोड़ा न्यूज में हमें दिख रहा है यहाँ पे. तो बेसिकली ये स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, तो वो पहले समझ लेते हैं. तो this is a convention related persistent organic pollutant. Got it? So what is the persistent organic pollutant? So POP means the chemicals that remains intact in the environment for a longer period. Okay, जो environment में बहुत long time के लिए रह सकते हैं because वो water में dissolve नहीं होते, या फिर जो animals या humans के fatty tissues में हमें accumulate होते हुए दिख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि bio accumulation, जो फूड चेन में एंटर करना या टॉपिक लेवल्स में एंटर करना और हर एक नेक्स्ट लेवल पे उसका इंक्रीज होते जाना, दैट इज बायो कंसंट्रेशन और बायो मैग्निफाई होना, राइट? बायो मैग्निफिकेशन होते जाना. तो इसलिए वो नेक्स्ट हर एक फूड चेन में नेक्स्ट लेयर में आपको एक्यूमुलेशन उसका बढ़ते हुए दिखेगा, और जो भी यहाँ पे टॉप स्पीसीज होगी जिसको हम कीस्टोन स्पीसीज बोल सकते हैं, या एंटायर इकोसिस्टम, बेसिकली इट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर इकोसिस्टम और एंटायर टॉपिक लेवल, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा या सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, इनको पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज कर सकता है और इसमें एक्यूमुलेट हो सकता है लॉन्गर टाइम के लिए. ओके, सो दिस डेफिनेटली डैमेजेस वेयर एवर द ट्रैवल, और एंटायर इकोसिस्टम को ये डैमेज करने की एबिलिटी रखता है. तो अगर इसमें हम देखते हैं कि कौन से पोल्यूटेंट आते हैं बेसिकली, या मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन तो इसको डेफिनेटली हम देखते हैं कि कम करने के लिए यहाँ पे रहेगा. बट व्हाट इज द एग्जैक्टली पीओपी के अंडर कौन से सब्सटेंस आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द डर्टी डजन. मतलब ये कन्वेंशन में लिस्टेड देयर आर 12 डिस्टिंक्ट केमिकल्स. तो इसमें 12 केमिकल्स लिस्टेड है इन दिस कन्वेंशन, मीन स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर एज अ पीओपी. हम देखते हैं तो टोटल 12 कुछ केमिकल्स आता है. ओके, इसमें ये डेफिनेटली चेंजेस हो गए, प्लस माइनस कुछ ना कुछ होते रहेंगे, बट आप टेंटेटिवली यहाँ पे देख सकते हो कि 8 पेस्टिसाइड्स आते हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो वो 8 पेस्टिसाइड रहेंगे इसमें. देन आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल भी केमिकल्स है 2, और 2 अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट्स बाय मेनी इंडस्ट्रियल सम इन्वॉल्विंग क्लोरीन सच एज वेस्ट इंसिनरेशन होगा या बाकी कुछ पोल्यूटेंट्स हो गए, राइट?
अब हर कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, बट थोड़े पेस्टिसाइड एटलीस्ट गो थ्रू करो कि जैसे अल्ड्रीन होगा, क्लोरिन होगा, डीडीटी होगा, डीडीटी सबको वेल नोन है, राइट, एंड डायल्डिन होगा, एंड्रीन होगा, हेप्टाक्लोर जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स मिलेगी जिनको हम डर्टी डजन्स भी बोल सकते हैं, गॉट इट। So these are the basically chemical hazardous substance which have the ability of bioaccumulation in fatty acids in living organism and which is less soluble in water, which has the adverse effect on human health and environment also, and it can also cause the cancer, damage to central nervous system, peripheral nervous system होगा, या फिर disease of the immune system हो गए, reproductive disorders हो गए। तो बहुत ही hazardous impact इसके मिल सकते हैं आपको, राइट। सो ये लॉन्ग रेंज, हम इसको LRET भी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली द लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट भी इसको कहा जाता है, बिकॉज ये एटमोस्फेयर में ये लॉन्ग टाइम तो रहता है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी रखता है, लॉन्ग टाइम के लिए ये ट्रांसपोर्ट भी बेसिकली हो सकता है, राइट। तो ऐसा ये ओपन हुआ था 2001 के अराउंड, बट इट बिकेम इफेक्टिव इन 2004। ओके, तो ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन, गॉट इट। तो ऐसे ही हमें इसमें ऑब्जेक्टिव रखना है कि इसी प्रकार के जो पोल्यूटेंट है, तो सपोर्ट द ट्रांजिशन टू सेफर अल्टरनेटिव्स, या टारगेट एडिशनल पीओपीज फॉर एक्शन होगा, या क्लीन अप ओल्ड स्टॉक पाइल्स हो गए, या वर्क टुगेदर फॉर पीओपी फ्री फ्यूचर। ओके, तो ये हमने टारगेट रखे थे, और इसी के कुछ मीटिंग्स हमने देखा है कि रिसेंटली चल रहे हैं, कि जैसे रोम में रिसेंटली एक मीटिंग हुआ। तो अभी तक अगर हम करंट की बात करें तो अराउंड 152 कंट्रीज हैव रैटिफाइड दिस कन्वेंशन। as you know that इसकी इतने नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो more than 150 country is entered into the this particular convention. Okay, so they are focusing on eliminating or reducing release of POP and its setups system for tackling additional chemical identified and unacceptably hazardous जो भी chemical है उसमें, right। and even GF के थ्रू इनको फंडिंग मिलता है, and after that अगर हम देखते हैं UNIDO is responsible for supporting developing countries and डिफरेंट कंट्रीज हो गए, जो LDC कंट्रीज होते हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, तो उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि डर्टी डजन याद रखो, जो 12 वर्स्ट पोल्यूटेंट्स है तो वो मोस्टली इसमें आ जाते हैं, और इट इज डेफिनेटली रैटिफाइड बाय इंडिया। तो इंडिया हैड रैटिफाइड मतलब क्या है कि कन्वेंशन को हमने इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया एज पर द आर्टिकल 25(4) ऑफ दिस, विच इज एनेबल्ड द कीप इटसेल्फ ऑप्ट आउट पोजिशन, ऐसे कुछ यहाँ पे दिया, राइट। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आपको पता है कि जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, कि जिसके अंडर हमने एक रेगुलेशंस बनाए, रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस ऑफ पीओपी। ओके, रेगुलेशंस ऑफ पीओपी रूल नाम से आता है, 2018 का एक रूल है। तो उसके अंडर हमने इन पीओपी को क्या किया है, यस, उसके लिए एक रूल्स बनाए कि सो दैट इसको कंट्रोल कर सकते या इसको एलिमिनेट कर सकते, इसको बंद कर सकते हैं। So regulation under this prohibited the manufacture, trade and use and import export of 7 chemicals. Okay, तो इंडिया ने अभी वो 12 जो हम देख रहे थे, बेसिकली 12 पोल्यूटेंट्स एज अ पीओपी डर्टी डजन जिसको बोल रहे थे, तो उसमें से कुछ हमने यहाँ पे 7 केमिकल्स को बेसिकली ट्रेड या यूज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बैन किया है। तो जिसमें आता है क्लोरोडिसिन नाम से आता है, हेक्सो ब्रोमो बाइफिनाइल नाम से एक आता है। ओके, देन आफ्टर दैट हेप्टाब्रोमो डाइफिनाइल नाम से कुछ आता है, राइट, एंड आफ्टर दैट टेट्राब्रोमो डाइफिनाइल नाम से एक आता है ना। तो ऐसे अलग अलग जो है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लो कि जो भी हो गए, तो डिफरेंट, जस्ट गो थ्रू इट, एंड पूरा यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं, बट जस्ट गो थ्रू इट। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स अंडर दिस। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। ओके, और जो करंट में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ना, तो इसके डिटेल्स चेक करते रहो कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो लॉन्गर टाइम के लिए एनवायरमेंट में रह सकते, दैट रिमेन्स इंटैक्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ओके, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, राइट। या इवन इसका एक बेस्ट एग्जांपल जैसे मर्क्यूरी देखते हैं, तो मर्क्यूरी बायोमैग्नीफाई हो सकता है, फिश में भी हर एक लेवल में इंक्रीज होते जाएगा, और बाद में अगर हम ये कंज्यूम करते हैं तो हमें भी इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पीओपीज है, तो जैसे भी करंट में रहेगा तो वो केमिकल्स पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कन्वेंशन दैट वी कैन से अबाउट दैट इज बसेल कन्वेंशन। ओके, वो पहले देख लेते हैं, पहले हम केमिकल या पोल्यूशन रिलेटेड कन्वेंशन देखते हैं। तो बसेल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो 1992 में ऐसा कुछ एक
कन्वेंशन आया था एंड बेसिकली इट इज ऑन द वेस्ट, ओके, हजार्डस वेस्ट की, जिसमें बहुत ही हजार्डस कुछ वेस्ट हो सकते हैं कि जिसके अगर वो वेस्ट हम कहीं पे अगर डिस्पोज कर देते हैं या कहीं पे डायरेक्टली अगर ह्यूमन हैबिटेशन या एनवायरमेंट में या इकोसिस्टम के ऐसे कोई एरियाज में अगर डिस्पोज करते हैं तो मे बी दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ओके. सो दैट्स व्हाई the member of the Nation Convention are required to have a domestic legislation for both prevention and punishment for illegal trafficking of such hazardous waste. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज दूसरे कंट्रीज में क्या करते हैं, उसको डंप कर देते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज वो कंट्री पे उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट. सो बेसिकली वही है कि इसमें कंट्रोल करना है जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, रीयूज, रिसाइकलिंग होगा, रिकवरी होगा एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, ओके. तो इस बारे में यहाँ पे दिया है एंड यही कन्वेंशन आता है. देखो हजार्डस वेस्ट के बारे में कौन सा है फिर, दैट इज द बसेल कन्वेंशन, ओके. प्रोसीजर टू लेजिस्लेट या रेगुलेट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट, ओके. तो वेस्ट के बारे में फिर कौन सा आ जाता है, बसेल कन्वेंशन, गॉट इट. देन अगेन नेक्स्ट है थोड़ा सा हजार्डस केमिकल्स के बारे में. सो दिस इज द कन्वेंशन अंडर द वी कैन से 1998 में नेदरलैंड में रॉटरडैम में ये कन्वेंशन हुआ था, और जिसमें फोकस इन्होंने किया था कि प्रमोट द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल, ओके. तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है तो उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है जहां पे उसका इंपोर्ट या बेसिकली इंपोर्ट किया जा रहा है, या जहां पे हम उस पर्टिकुलर केमिकल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ओके. या इन केस जस्ट इमेजिन कि इंडिया इन बिटवीन आता है, बट पाकिस्तान अगर इन केस कहां पे म्यांमार में अगर कोई एक कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेसिकली हजार्डस केमिकल का, दे हैव द एग्रीमेंट बिटवीन दिस. सो बट इन केस इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा कुछ केमिकल हम लेके जा रहे हैं फ्रॉम लाइक फ्लाइट से हम लेके जा रहे हैं, बट इंडिया के ऊपर से लेके जा रहे हैं, बट इंटेंशनली, अगर इंटेंशनली बोलो या अनइंटेंशनली, अगर ये इन केस यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है वॉट एवर द कंसाइनमेंट, राइट, तो इंडिया पे वहां पे बेसिकली वहां पे जो पॉपुलेशन है उस पर निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. सो दैट्स वाई एक तो ऐसे जो ट्रांसलोकेशन है या ऐसे जो ट्रांसपोर्ट है वो तो अवॉइड ही करो, बट करना है तो यू शुड इन्फॉर्म दोज डिफरेंट कंट्रीज बेसिकली, राइट. सो दिस इज नोन एज द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट. तो इट स्टेट्स दैट the parties that are importing the chemicals as listed in Annex 3 of the convention have to formally obtain and disseminate the decision of receiving the future shipment of such chemicals. The importing अगर हम देखते हैं parties have to ensure that decision related to their import are well in compliance with the exporting parties. मतलब दोनों में प्रॉपर एक यहाँ पे प्रॉपर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, या दोनों में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए कि कौन से केमिकल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहे हैं, एंड इन बिटवीन जो भी कंट्रीज होगी, या ओवरऑल इस कन्वेंशन में भी हमें यहाँ पे नोटिफाई करना होगा, राइट. सो विच क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर. सो इट बिल्ड ऑन द वॉलंटरी PIC प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय UNEP एंड FAO. तो ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स आ जाएंगे, बट बेसिकली मुझे लगता है इसमें मीडियम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो जस्ट चूज द करेक्ट पेयर में आ सकता है कि रॉटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू हजार्डस वेस्ट और केमिकल. सो आंसर मस्ट बी द हजार्डस केमिकल. बट इसमें क्या करना है, ऐसा अगर हजार्डस केमिकल का कोई ट्रांसपोर्ट करना है तो यू मस्ट हैव टू टेक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, या एटलीस्ट नोटिफाई करो वो कंट्रीज को, गॉट इट. सो दैट इज हजार्डस केमिकल प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, रॉटरडैम कन्वेंशन, गॉट इट. देन आता है नेक्स्ट मीनामाटा कन्वेंशन. सो व्हाट इज मीनामाटा? तो मीनामाटा एक्चुअली एक जापान में विलेज है जहां पे लोकल कम्युनिटीज वेयर पॉइजन बाय द मर्क्यूरी पोल्यूशन. तो मर्क्यूरी कुछ एक इंडस्ट्री में वहां पे लीकेज हुआ था, एंड उस टाइम पे अगर देखते तो मोर देन 900 पीपल डाइड फ्रॉम द टेरिबल इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी पॉइजन. एंड फिर वहां पे वो लोगों को मीनामाटा नाम से एक डिसीज, मतलब इसलिए हम मीनामाटा डिसीज बोलते हैं कि उसके निगेटिव इंपैक्ट मर्क्यूरी के बहुत है, मतलब इवन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो. शॉर्ट टर्म में जैसे कि डायरेक्टली डेथ भी पॉसिबल है, डेथ भी होती है, जो जैसे आप नंबर देख पा रहे हो,
और लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है या ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, राइट, तो इसके इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर मेंटल डेवलपमेंट या आईक्यू डेवलपमेंट में भी इफेक्ट हो सकता है. सो मर्क्यूरी डेफिनेटली having a large scale impact, and it is also having a yes biomagnification या bio accumulation जिसको हम बोलते हैं, हर लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ते जाना एनवायरमेंट में. So that is also possible in this. Okay, so it was agreed in the fifth session of the Intergovernmental Negotiation Committee in Geneva, Switzerland 2013 में, जिसमें कंट्रोलिंग द एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मर्क्यूरी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल इज वन ऑफ द की ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन. तो मर्क्यूरी को यहाँ पे क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है, उसका पोल्यूशन कंट्रोल करना है, जो भी इंडस्ट्रीज होगी उसमें कंट्रोल करना है. एंड दिस कन्वेंशन ऑल्सो एड्रेस द इंटरिम स्टोरेज ऑफ मर्क्यूरी एंड इट्स डिस्पोजल वंस इट बिकम्स बेस्ट. तो साइट्स कंटेमिनेटेड बाय मर्क्यूरी एज वेल एज हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. तो ये दोनों भी इसमें इन्होंने रेक्टिफाई करके रखा है कि सो दैट जो भी कंपनीज है वो प्रॉपरली इसको डिस्पोज करें. मर्क्यूरी के यूज को तो हम बैन नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ ऑल्सो. या एनवायरमेंट पे जो भी एडवर्स इंपैक्ट होने वाले तो वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. तो डेफिनेटली मर्क्यूरी एक साइकिल में आप देख सकते हो कि जैसे अगर इमिट होता है एटमॉस्फेयर में भी इमिट हो सकता है, इवन कोल माइंस वगैरह में भी आपको या थर्मल पावर प्लांट में भी मर्क्यूरी का इमिशन मिलेगा. मतलब मर्क्यूरी क्लास स्केल पे इमिट हो सकता है, राइट. एंड वो अगर डिपॉजिट होता है रेन के थ्रू भी हो सकता है, स्नो के थ्रू भी हो सकता है, डिफरेंट गैसेस एंड पार्टिकल्स के थ्रू भी मर्क्यूरी एनवायरमेंट में डिपॉजिट हो सकता है. एंड जैसे ये एक्यूमुलेट हो जाएगा लेक्स एंड रिजर्वायर एंड फॉरेस्ट में, या जैसे वाटर बॉडीज में आ जाए तो फिश भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं. जैसे मिथाइल मर्क्यूरी बायो एक्यूमुलेट्स इन द फूड वेब ऑल्सो. तो ये फूड चेन में या फूड वेब में भी एक्यूमुलेट हो सकता है. तो इसी वजह से हमने देखा है कि जैसे बहुत ही डेंजरस डिसीज है जैसे चीसो मिनामाटा डिसीज होगा, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज बाय सीवियर मर्क्यूरी पॉइजनिंग. ओके, तो ऐसे अलग अलग देखो, जैसे अटैक्सिया, नम्बनेस इन द हैंड्स एंड फीट, जैसे कि नम्बनेस आ जाता है, जैसे पैरालिसिस काइंड ऑफ इशू आ सकता है, मसल वीकनेस आ सकता है, या विजन डैमेज हो सकती है, हियरिंग एंड स्पीच लॉस हो सकती है. सो देयर आर लॉट ऑफ वी कैन से नेगेटिव इंपैक्ट्स और एडवर्स इंपैक्ट ऑफ दिस मर्क्यूरी साइकिल. ओके, या मिनामाटा डिसीज के थ्रू. सो दैट्स व्हाई उसके लिए एक प्रोटोकॉल है. सो दैट इज मिनामाटा yes convention. Okay, so more than 140 countries are including India have ratified this convention. Okay, और ये करना ही चाहिए बिकॉज अदरवाइज ये भी एक काइंड ऑफ पीओपी जैसे ही वर्क करेगा कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होगा तो इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट. ओके, सो नेक्स्ट आता है मैड्रिड प्रोटोकॉल, जो इसलिए मैंने डिस्कशन में रखा है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने कुछ अंटार्कटिक रिलेटेड एक बिल पास किया, राइट. फर्स्ट टाइम हमने लोकसभा में कुछ ऐसा बिल पास किया कि जो कहां ना कहां अंटार्कटिक ट्रीटी को रेटिफाई करने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज अंटार्कटिक ट्रीटी में आप जानते हो कि इट इज अ फ्री जोन, वी कैन से दैट, कि जहां पे कोई कंट्री का यहाँ पे पोजीशन नहीं, कोई कंट्री यहाँ पे ऐसा ओनली कॉन्टिनेंट है कि जहां पे कोई कंट्री का पार्ट पोजीशन में नहीं हो सकता, राइट. हाँ, देयर विल बी द रिसर्च सेंटर्स या लैब्स हो सकता है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ वी कैन से द फ्री जोन, राइट. और इसीलिए इसको कंजर्व करना, और वैसे भी ये एनवायरमेंटली अगर देखते हैं, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इतना बड़ा आइस चंक अगर कल जाके इन केस ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट्स के थ्रू अगर मेल्ट होने लगता है तो इट इज डेफिनेटली हैव अ लार्ज स्केल सी लेवल राइज. ओके, तो बहुत बड़े लेवल पे सी लेवल राइज हो सकता है, या फिर इसके निगेटिव इंपैक्ट एंटायर एनवायरमेंट पे हो सकते हैं. गॉट इट. तो इसलिए वी हैव टू कंजर्व दिस सेंसिटिव कॉन्टिनेंट का पार्ट जो है अंटार्कटिका को कंजर्व करने के लिए. फिर यहाँ पे कुछ अंटार्कटिका ट्रीटी ऑलरेडी लेट 1980s में हुई थी, तो उसमें भी वही चीजें बताई कि जैसे यहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, या डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द शिप नहीं होना चाहिए, या वेस्ट फ्रॉम द पास एक्टिविटीज शुड बी रिमूव्ड, एंड इवन वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, राइट. या ऑल मेंबर नेशन शुड हैव बी द इमरजेंसी रिस्पॉन्स अक्रॉस दिस एरिया, एंड आफ्टर दैट प्रायोरिटाइजिंग द प्रोटेक्शन एज अ वाइल्डरनेस फॉर एस्थेटिक एंड साइंटिफिक वैल्यू. तो जो भी होगे तो साइंटिफिक वैल्यूज आप मतलब उसके लिए यूज करो, है ना. तो जैसे साइंटिफिक पर्पस या रिसर्च वगैरह चल रहा है, ओनली दैट. बट आप यहाँ पे जाके माइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे जाके कोई एरिया एक्वायर कर रहे हो, देन आफ्टर दैट यहाँ पे अगर कुछ मरीन इकोसिस्टम है तो वहां पे प्रोड्यूसेस कर रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी डन. इवन आप जब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टूरिज्म एक्टिविटी भी करने जाते हो तो मे बी उसके निगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, कोई इन्वेजिव स्पीसीज भी यहाँ पे एंटर कर सकती है, तो उसके भी यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट पॉसिबल है. सो इवन अगर कोई शिप वगैरह फेलियर हो जाते हैं तो उसके भी निगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं. सो वी विल कंट्रोल दिस एक्टिविटीज. ओके,
और यहाँ पे कोई कभी पोजीशन नहीं करेगा, ये इसका कोर पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई, सो दिस इज द बेसिकली एंटार्क्टिक ट्रीटी, और उसके अंडर ही एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अगर देखते हैं तो देयर इज अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल फॉर द अंटार्क्टिक ट्रीटी इज यस मैद्रिड प्रोटोकॉल, राइट। तो मैद्रिड प्रोटोकॉल के अंडर हम अंटार्कटिक को एनवायरमेंटली कंजर्वेशन एक बेसिकली करता है। ओके, तो मुझे लगता है इस टॉपिक में आप हो सके तो अंटार्कटिक ट्रीटी डिटेल में देखो। अंटार्कटिक बिल जो रिसेंटली इंडिया ने रखा है कि इंडिया भी कमिटेड है, इंडिया भी रेटिफाई करता है अंटार्कटिक ट्रीटी को। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिसेंटली मेड अ बिल और इंट्रोड्यूस अ बिल। एंड उसके बाद फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अगर देखा जाए अंटार्कटिक के, तो देयर इज अ सेपरेट मैद्रिड प्रोटोकॉल इन दिस पार्ट। ओके, तो वो भी आपको देखना चाहिए। सो आफ्टर दैट अब हम देख सकते हैं कि कुछ एक वियना कन्वेंशन आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ओजोन, ओवरऑल ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंस के लिए। एज यू नो दैट कि ओजोन अगर डिप्रेट हो जाए तो बहुत सारी सनरेज, हार्श सनरेज बिना फिल्टर किए सरफेस पे पहुंच सकती है, और इससे यस बहुत सारा टेम्परेचर राइज हो सकता है, या ह्यूमंस पे भी इसके नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, राइट। या लार्ज स्केल पे टेम्परेचर राइज हो जाए तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 85 का एक वियना कन्वेंशन हुआ था फर्स्ट, बट यहाँ पे एज सच बहुत सारे कुछ स्टेप लिए नहीं गए थे। ओनली डिस्कशन वाज देयर कि जो ओजोन लेयर वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन विच यूनाइटेड नेशन मेंबर रिकॉग्नाइज फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज टू दिस पर्टिकुलर लेयर। तो नॉर्मल डिस्कशन वाज देयर, बट 87 में एक्चुअल प्रोटोकॉल होता है कि विच इंटेंड्स टू फॉलो, या जिसमें हमने सीएफसी पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किया, बिकॉज सीएफसी की बहुत ज्यादा डिप्रेटिंग कैपेसिटी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो उस पर टारगेट करके उसको हम ओवर द टाइम कम कर रहे थे। उसके भी टारगेट्स आई थिंक आपको देखने चाहिए। ओके, तो जो कि 1980s के लेवल तक हमें रिकवर करना था, राइट, ओजोन के लेयर को। तो इसी प्रोटोकॉल के बाद अभी हमने जैसे सीएफसी को तो मिनिमाइज कर दिया, एचएफसी को हमने उस टाइम पे जो लेस इम्पैक्ट करता है एज ओडीएस अगर देखते हैं, इट इज ओडीएस डेफिनेटली, इट इज ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंस, बट जितना सीएफसी डैमेज करता है उससे कम करता है। तो हम एचएफसी को मतलब सीएफसी से एचएफसी को रिप्लेस किए थे, बट अभी ऐसा टाइम था कि 2016 में अब हमें जरूरत थी कि हम एचएफसी को भी कम कर दें, बिकॉज it is a greenhouse gas also and it is ozone depleting substance also. So that's why we have focused on the HFC reduction, कि जो ऑलमोस्ट इंडिया के लिए हम टारगेट देखते हैं तो 80 to 85% तक हमें कम करना है बाय 2045 और 2047 ऐसे कुछ डेटा है, राइट। तो हमें 80 to 85% से रिडक्शन करना है एचएफसी में। ओके, सो जो यहाँ पे टारगेट मिलेगा, सो दैट्स वाई हम ओजोन को मोर एंड मोर क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब इसमें भी एचएफसी को रिप्लेस कैसे किया जाएगा, एचसीएफसी से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, बिकॉज ये सीएफसी हो एचएफसी हो, सो वी कैन मतलब वी हैव टू यूज दिस इन एसी, रेफ्रिजरेटर या कूलेंट या प्रेशराइजिंग एजेंट्स बोल के हम यूज करते हैं। तो जो लेस ओडीएस है तो उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं, राइट। सो वी आर डेफिनेटली पुटिंग ऑप्शन और ये सब चीजों को हम कम करते हैं। तो बेसिकली याद रखना, ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंस रिलेटेड वियना कन्वेंशन आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है एंड किगाली अमेंडमेंट एक आता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन नेक्स्ट आता है, देखो जो माइग्रेटरी स्पीसीज रिलेटेड एक कन्वेंशन है, जो माइग्रेशन करते हैं डिफरेंट स्पीसीज या बर्ड्स, एवियन स्पीसीज हो सकते हैं या इवन डिफरेंट वेल्स होते हैं, डुगोंग होता है या एलिफेंट्स होते हैं, राइट। तो दे हैव द माइग्रेटरी नेचर, तो उनके हैबिटेट कंजर्व करने के लिए एक 1983 के अराउंड एक कन्वेंशन हुआ था, तो दैट इज द बॉर्न कन्वेंशन। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए बॉर्न कन्वेंशन, जिसका हमने देखा पहली बार इंडिया में कुछ 2020 के अराउंड गांधीनगर गुजरात में मीटिंग हुआ था, तब हमने उसका मैस्कॉट रखा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, और उसी साल उस पर क्वेश्चन भी आए थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, डेजर्ट नेशनल पार्क पे, राइट, राजस्थान में जो मिलता है। तो दैट्स व्हाई बस इट इज नथिंग बट कि ऐसे एरियाज कि जिसका जहां पे माइग्रेशन होते रहता है, मतलब कुछ साइबेरिया से बर्ड्स के स्पीसीज वहां पे हम देखते हैं कि विंटर बहुत हो जाता है, तो फिर वो साउथवर्ड थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरियाज में ट्रैवल करता है और थोड़ा सा हैबिटेबल एरिया में आ जाते हैं, एंड अगेन इन समर दे अगेन गो बैक टू देयर ओरिजिनल साइबेरिया के जो एरियाज है वहां पे निकल जाते हैं। तो ऐसे माइग्रेटरी नेचर्स में बहुत सारे स्पीसीज आपको मिल जाएंगे
चाहे वो एवियन हो, एलिफेंट्स हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए, सो वी हैव yes made this convention on migratory species and which is also named as Bonn convention, okay, which is also known as Bonn convention, ठीक है, तो इसको याद रखो। देन नेक्स्ट आता है सो दैट इज द सीबीडी, जो कि एक आउटकम है 1992 के अर्थ समिट का, ओके, तो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, विच इज ऑल्सो नोन एज रियो समिट, रियो कन्वेंशन, जिसके कुछ आउटकम्स अगर आपको पता होंगे तो यूनेप ट्रिपल सी आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन सीबीडी एक आता है, देन एजेंडा 21 यहाँ पे हुआ था, राइट, और उसके बाद और एक हम देखते हैं यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन। तो उसमें यूएनएफसीसीसी के अंडर जैसे हमने देखा ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल आता है या पेरिस कन्वेंशन आता है, तो वैसे ही सीबीडी के अंडर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर क्या आता है, yes, so that is to conserve the biological diversity या sustainable use of components of biological diversity and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the genetic resources। तो genetic resources में जो environment से हमें जो भी benefits मिलेंगे तो वो सब में equally share होने चाहिए, या अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं कुछ बायोस्फीयर के या हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें अगर कोई एक जेनेटिक रिसोर्स है तो उसको हम इस मॉडिफाई करते हैं या उसका यूज करते हैं तो उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए बेसिकली, राइट। तो ऐसा ये 1993 में कुछ सीबीडी कन्वेंशन हुआ था, तो उसके अंडर दो प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है 2010 का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द सीबीडी एंड दैट इज नागोया, एंड सेकंड आता है कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ओके, जो ईयर 2000 में हुआ था। सो बेसिकली पहले हम देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज नागोया प्रोटोकॉल? सो इट इज एक्सेस to genetic resource and fair and equitable sharing of the benefits arising from their utilization। कि जैसे अगर कोई एनवायरमेंट में या कोई बायोडाइवर्सिटी में कोई एरिया में अगर बहुत ही अच्छा हमें कुछ एक जेनेटिक रिसोर्स मिलता है जिसको हम इकोनॉमिकली बेनिफिट ले रहे हैं, या कोई मेडिसिनल एक आधा प्लांट हमें अगर मिल जाता है, तो उसको हर कंट्री के साथ हो या हर आपके स्टेट के साथ हो या वो सराउंडिंग में जो भी सेटलमेंट्स है, ह्यूमंस है ना, तो उनमें सब में शेयर होना चाहिए। बिकॉज देखो कोई भी बायोडाइवर्सिटी इट इज नॉट वी कैन से कि वो किसी एक का हक नहीं है, वो सब में शेयर होना चाहिए, गॉट इट। तो इसलिए एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स सबको एक्सेस मिलना चाहिए एंड उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, राइट। कि उसके बेनिफिट सिर्फ डेवलप कंट्रीज को मिलने चाहिए क्या? नो। तो जो भी नॉन डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशन है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, तो सब में उसका इक्विटेबली शेयर होना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड अ प्रोटोकॉल दैट इज नोन एज द नागोया प्रोटोकॉल। एकदम सिंपली याद रखते हो तो ऐसे रखो, ABS-GMO, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग विच अराइज फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर नॉर्मली बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, यू कैन से, ओके। तो ऐसे नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पे रहेगा जो कि सीबीडी के अंडर आता है। और सीबीडी के अंडर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है तो दो है बायोसेफ्टी। तो इसमें क्या होगा, it aims to ensure the safe handling, transport and use of LMO, living modified organism। मतलब जिसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको मॉडिफाई करके हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें चेंज होता है, कोई भी XYZ स्पीसीज है एनवायरमेंट में, ओरिजिनल है तो ऑलरेडी इट इज एडॉप्टेड एज द पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट, बट उसको मॉडिफाई में कर रहा हूं तो शायद उसके मॉडिफिकेशन की वजह से आसपास के एनवायरमेंट पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। सो वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए जो सेफ्टी है वो इस प्रोटोकॉल में मेंशन्ड है। सो रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टेकिंग आल्सो इनटू अकाउंट द रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ। तो हम पे भी इंपैक्ट हो सकता है या एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट हो सकता है। तो ऐसे इंपैक्ट हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड इवन ट्रांसफर, बेनिफिट शेयरिंग, बायोसेफ्टी वो तो इसमें रहेगा, बट बेसिकली जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है जिसमें हम बोल सकते हैं LMO, है ना, तो बाय द LMO या यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इस वजह से जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं तो उसका हमें क्या करना है, बायोसेफ्टी रखना है। तो वो एनवायरमेंट पे एज ए इन्वेजिव ना हो या एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट ना करे, या ह्यूमन हेल्थ पे भी उनके नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी विच इज अंडर अगेन CBD। तो CBD के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है, कार्टेजना इज वन एंड नागोया इज अदर, गॉट इट। सो देखो आज हमने क्या क्या देखा है फिर। सो दैट इज द फर्स्ट
हमने कवर अप किया, दैट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो किसके रिलेटेड है, यस पीओपी रिलेटेड आता है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। फिर हमने देखा है दैट इज मीनामाटा कन्वेंशन, जो कि मर्क्यूरी रिलेटेड आता है, गॉट इट। देन हमने देखा मैड्रिड प्रोटोकॉल, जो अंटार्कटिक ट्रीटी या मैड्रिड प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटोकॉल इन अंटार्कटिका रीजन। देन आफ्टर दैट हमने देखा कि बसेल कन्वेंशन, जो हजार्डस जो वेस्ट होता है उसका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट या कहाँ पे डंप करना, दैट विल नॉट अलाउ, ओके, मतलब वो हम बेसिकली कंट्रोल करें या बैन करें तो बेटर होगा। बसेल कन्वेंशन रिलेटेड टू हजार्डस वेस्ट। एंड उसके बाद फिर रॉटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू हजार्डस केमिकल, है ना, तो ये हमने देखा। देन आफ्टर दैट सीबीडी के अंदर हमने 2 प्रोटोकॉल देखे, नागोया विच इज एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग अराइज फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक रिसोर्सेस। एंड उसके बाद हमने देखा कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन एलएमओ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। उसके बाद हमने देखा कि ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंस के वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो एचएफसी पे टारगेट करता है, गॉट इट। तो ये सब आज हमारे पॉइंट हैं। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड एटलीस्ट दिस 4 and 5 कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, ओके। So please like and share if you think that the session is very helpful for your preparation. And yes, second is we will continue this session, right? Okay, तो और भी हम प्रोटोकॉल जैसे UNFCCC जैसा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल या कन्वेंशंस हो गए तो वो लेके आएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल होगा, उसके अंदर पेरिस कन्वेंशन क्या है, रिसेंटली ग्लासगो का मीटिंग हुआ तो वो क्या है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड यस, जितने भी और भी प्रोटोकॉल्स है तो वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।